ओके, सो वी हैड कंप्लीटेड द सेकंड चैप्टर. नाउ थर्ड चैप्टर जो है दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. एक तो है थर्ड का ए पार्ट विच इज डिमांड एनालिसिस, थर्ड का बी पार्ट आएगा सप्लाई एनालिसिस. नाउ डिमांड जो होता है हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं. कस्टमर या जो हमारा कंज्यूमर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और सप्लाई जो होता है ऑब्वियसली बिजनेस ओनर या फिर जो बेचना चाहता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं. नाउ डिमांड एनालिसिस में ऑब्वियसली डिमांड इंक्रीज करने के रीजन क्या है, किस बेसिस पे डिमांड कम होता है, किस बेसिस पे डिमांड ज्यादा होता है, हमको वो सारा स्टडी करना है. एनालिसिस का मतलब क्या होता है, उस चीज को डिटेल में स्टडी करना. ठीक है. So you have already studied the concept of utility in previous chapter. Utility is the basis of demand. Utility may generate the desire or need to have a particular commodity, but utility on its own cannot generate demand for the commodity. किसी चीज को यूज करने का सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, वो लेना भी चाहते हो, लेके यूज भी कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं ना कंटिन्यूसली इसको डिमांड करते रहोगे. कभी कभी डिमांड क्रिएट करवानी पड़ती है मार्केट में, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है, ब्रांड के थ्रू. एप्पल का यूज इतना नहीं है, जो फोन यूज करते हैं आईफोन का, एप्पल आईफोन के प्रोडक्ट जो है बाकी उसका इतना यूज नहीं, बट लोग क्या है अच्छा लगता है ब्रांड है बोल के ज्यादा यूज कर रहे हैं ना, ब्रांड ही ज्यादा वैल्यू दे रहा है इसको. So this chapter is an effort to analyze the concept of demand. Demand analysis is concerned with consumer behavior. तो as I told you, अब यहाँ पे कंज्यूमर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, और जब सप्लाई एनालिसिस पढ़ेंगे वो बिजनेसमैन या फिर सप्लायर जो प्रोडक्शन वाला होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. In ordinary language, demand means a desire. Desire means an urge to have something. ठीक है. तो हम अगर किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, मतलब हमको वो चीज चाहिए, हमको अर्ज है ना कि वो रिक्वायर्ड है डेली लाइफ में, कहीं ना कहीं उसको यूज करना है इसके लिए. In economics, demand means a desire which is backed by willingness and ability to pay. Just mark that. क्योंकि डिजायर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं चाहता हूं कोई चीज, ठीक है, वो विश हो गया. डिमांड का मतलब क्या होगा, मैं वो चीज चाहता हूं और मैं पे करने के लिए भी एबल हूं उस चीज का. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आज तुम लोगों को चाहिए कि एक रॉल्स रॉयस चाहिए मेरे को, तुम पे करने के लिए केपेबल हो क्या? नहीं, बट रॉल्स रॉयस चाहिए, तो वो डिजायर है, डिमांड नहीं. ठीक है. डिजायर अलग चीज है, डिमांड अलग चीज है. बट अगर तुम बोलो कि मेरे को एक ये वाला पेन चाहिए, कोई पर्टिकुलर टाइप का पेन है, सपोज 50-60 रुपए का जेल पेन आता है, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है पे करने की, शायद अपने एरिया में मिलता नहीं है, तो डिमांड उसके लिए फिर तुम क्रिएट कर रहे हो. तो डिमांड का मतलब क्या होगा, डिजायर भी है और मैं पे भी कर सकता हूं उतना उसके लिए. ठीक है. For example, if a person has desire to purchase a television set but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. तो मैंने कार का एग्जांपल दिया ना, टीवी का दिया. Thus, demand is an effective desire. All desires are not demand. तो बेसिकली हर डिजायर को डिमांड नहीं बोल सकते. तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसमें. डिजायर पहले तो ये मैं चाहता भी हूं कि नहीं वो चीज बाय करना, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे. ठीक है. अब विलिंगनेस टू पे का मतलब एबिलिटी है मेरे पास पे करने की, बट मैं पे करना नहीं चाहता, बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है मेरे को, ऐसा नहीं मेरे पास पैसे नहीं, मेरे यार इतनी सी चीज का इतना महंगा प्राइस लगा रहा है वो, समझ रहे हो. तो मेरे पास डिजायर है वो चीज की, मैं चाहता हूं कि मुझे वो बाय करना है, मेरे को यूज तो आएगा वो, बट जो पेमेंट के लिए वो बोल रहा है विलिंगनेस, वो इतना नहीं है मेरा, इतना पैसा तो नहीं दूंगा मैं, थोड़ा कम कर इसका. ठीक है. एंड एबिलिटी टू पे, कि मैं पे कर भी सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो 1 लाख का नहीं 50,000 का दे, 50,000 भी नहीं है मेरे पास, समझ रहे हो. Definition of demand क्या है? According to Benham, the demand for anything at a given price is the amount of it which will be brought per unit time at that price. तो एक यूनिट वो बाय करने के लिए कितना प्राइस हम पे कर रहे हैं विलिंगनेस के हिसाब से, दैट इज योर डिमांड. तो सबसे पहला डिमांड इज रिलेटिव कंसेप्ट. रिलेटिव कंसेप्ट क्या होता है, जगह टू जगह, सिचुएशन टू सिचुएशन, प्लेस टू प्लेस बदल जाता है. ठीक है. पर्सन टू पर्सन भी ऑब्वियसली. डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस. अब डिमांड किसी चीज का क्या है, आज कितना पैसा लग रहा है और आज मिल रहा है कि नहीं. ठीक है. अब पोस्ट लॉकडाउन इमीडिएटली बाद में सैनिटाइजर की डिमांड बहुत हाई हो गई थी, आज है क्या? आज नहीं है इतना. इमीडिएटली लॉकडाउन के बाद बहुत डिमांड था उसका, तो अब क्यों नहीं है? तो ये भी वो जर्म्स वाला वो सब सिचुएशन, लोगों को इतना नहीं लग रहा कि हमको हर जगह पे सैनिटाइजर रगड़ के घूम रहे हैं, पहले था बहुत ज्यादा. तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी. तो प्राइस कितना है और उसकी क्वांटिटी कितनी डिमांड होती है. डिमांड में एक चीज हमेशा याद रखना, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो उस चीज का डिमांड जो है वो डाउन आ जाएगा. ठीक है. जैसे जैसे चीज महंगी होती जाएगी, खरीदने वाले लोग कम होते जाएंगे उसको. ठीक है. और नहीं खरीदना है, अब और महंगा पड़ रहा है. सिंपल सा एग्जांपल देखो, जब फेस्टिवल सीजन आता है शुगर क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है. तो तुम लोग क्या सोचते हो, अब भी नहीं, थोड़ा सस्ता होने दो बाद में खरीदेंगे, isn't it? या फिर महंगा होने के पहले ही खरीद लो, isn't it? तो डिमांड का बेसिक रूल है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड
कम हो जाती है। ऐसा 100% नहीं, कई कई चीजें ऐसी है जिन पे प्राइस बढ़ता है तो भी लोग बाय करते हैं, जैसे गोल्ड वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है ना, प्राइस बढ़ रहा है तो भी लोग बाय तो कर ही रहे हैं। कुछ हद तक उसका डिमांड अफेक्ट होता है, बट ऐसा नहीं कि परमानेंटली बंद ही हो जाए। क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर हमें दिखाते हैं प्राइस और कितना क्वांटिटी डिमांड किया वो आपस में कैसे रिलेटेड है। इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कितना प्राइस है और वो उसके लिए पे करना चाहता है या नहीं चाहता है वो देखते हैं। इन जनरल थ्रू आउट द ईयर हो गया, 2-3 साल का देख रहे हैं हम लोग डेटा, तो वो क्या हो गया, डिमांड शेड्यूल हो गया। एक ही टाइम का देख रहे तो इंडिविजुअल डिमांड हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने एक टेबल जैसा दिया हुआ है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स से डिनोट किया है और कितना क्वांटिटी तुम बाय कर रहे हो केजी से। अगर 10 रुपए का प्राइस है तो वो 1 केजी बाय कर रहा है। फिर 8 रुपए का हो गया तो प्राइस उसने 2 केजी बाय कर लिया। 6 रुपए का हो गया तो 3 केजी। जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है उसका बाय करने का एबिलिटी बढ़ते जा रहा है ना, क्योंकि उतने पैसे में और ज्यादा खरीद सकता है वो। इंडिविजुअल और उसके साथ साथ दूसरा आता है मार्केट डिमांड। मार्केट मतलब क्या होगा, 10-15 लोगों को एक साथ पकड़ेंगे या फिर एक पूरा ग्रुप ऑफ लोग पकड़ेंगे। अब कोई बड़ा कंपनी तो ऑब्वियसली वो सिर्फ 1-2 जन को थोड़ी देखेगा, वो तो बहुत सारे लोगों को देखेगा पूरे मार्केट में, अलग अलग एरियाज देखेगा, इस एरिया में कितना डिमांड है और उन सबको एक साथ ऐड करेगा, उसको मार्केट शेड्यूल बोलते हैं। इंडिविजुअल मतलब क्या, एक अकेले कंज्यूमर का बिहेवियर या फिर एक कस्टमर का। मार्केट मतलब सबका टोटल, जितना वो वहां पे बेच रहा है वो। देन ये सब तो बेसिक चीजें, इतना पूछेंगे भी नहीं। जब तुम डाउन कर दोगे किसी भी चीज का, डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है इसका। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वी हैव सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विद एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। Therefore the consumer tends to buy more when the price falls and vice versa. तो सेम प्राइस पे अगर वो चीज बाय करते जाओगे तो उसका यूजफुलनेस कम कम फील होता है। बट अगर वही चीज का प्राइस कम हो जाए तो लगता है हाँ सस्ते में ठीक है ना, इतना ही मिल रहा है, isn't it? अगर तुम लोग डीमार्ट इन सब में जाते हो वहां पे 100-150 रुपए की, 130 रुपए की टी शर्ट ये सब मिल जाती है तुम लोगों को, ठीक है। सेम टी शर्ट तुम बाहर खरीदोगे तो तुम लोग को 300-400 तो जा रहा है, वहां पे सस्ता पड़ रहा है तो तुम 3-4 एक साथ उठा लेते हो, isn't it? बाहर बोलोगे 3-4 एक साथ लेने को नहीं है, हर बार उतनी बार बाय करते हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा बाय करने में। बट वही सेम चीज तुम वहां पे लेके आओगे, सस्ते में मिल रहा है तो तुम एक साथ 3-4 बाय कर लेते हो। तो इसके लिए बोल रहे हैं जैसे जैसे प्राइस कम हो जाएगा उनका मार्जिनल यूटिलिटी का जो फील है वो भी थोड़ा रिन्यू होता जाता है। Therefore consumer tends to buy more when the price falls. This implies that demand curve is downward sloping. Next is income effect. अब इनकम अगर लोगों का इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वो जो बाय करने की एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होगी ना। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम वही लाइफ जियोगे क्या, नहीं, ऑब्वियसली तुम लोग अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करोगे। जो चीजें क्वांटिटी लिमिटेड थी अब वो दिन भर लेके आओगे। फॉर एग्जांपल अभी गर्मी का टाइम है, एसी, तुम एसी अभी अगर घर में है तो कितना देर चलाते हो, रात को सोते टाइम, दोपहर को सोते टाइम। बट अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है, कोई टेंशन ही नहीं है, तो तुम 24 घंटे घर में एसी चला के रखो, क्या प्रॉब्लम है, isn't it? तो जैसे जैसे तुम लोग का इनकम बढ़ते जाएगा तुम एयर कंडीशन की जो सप्लाई है उसका डिमांड क्या करोगे, बढ़ा दोगे कि मैं ज्यादा देर तक चाहता हूँ एसी। So in this case, normal goods when price fall, purchasing power of a consumer increase, which enables him to buy more of that commodity. This is known as income effect. मतलब जब तुम्हारा इनकम बढ़ता है, तुम्हारा परचेसिंग पावर, खरीदने का एबिलिटी बढ़ गया ना। पहले तुम लोग अगर सैलरी 50,000 है तो बजट देख के चल रहे हो ऐसा ऐसा, अब तुम्हारा सैलरी 1 लाख हो गया, ठीक है, तो अब तुम्हारा बजट हर चीज का इंक्रीज हो जाएगा, isn't it? तुम जो पहले बाकी सब चीजों पे कंजूसी करते थे अब उसमें ज्यादा कर पाओगे बाय, ठीक है, तो उसको इनकम इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। In case of substitute goods, when the price of a commodity rises, the consumer tends to buy more of its substitute and less of that commodity whose price has increased. तो जब substitute goods का प्राइस डाउन हो जाता है, अब substitute goods क्या होते हैं कि उसकी जगह पे मैं ये यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चाय एंड कॉफी, सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का। चाय नहीं है, चलो चाय बहुत महंगा हो गया, कॉफी बाय कर लेता है। शक्कर बहुत महंगा हो गया, यू कैन बाय जैगरी, गुड़ यूज कर सकते हो, isn't it? तो अगर एक चीज के बदले में दूसरा आ जाए और वो सस्ता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ के वो वाला यूज करने लग जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर मेरे को सस्ते में मिलेगा तो हम वो बाय करने के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं। सो दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि अगर दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है सस्ते में तो ऑब्वियसली मैं वो ही लूंगा। नाउ जस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज, तुम लोग डीमार्ट, तुम लोग एरिया में किराने पे नहीं मिलता क्या, दुकान में सब कुछ मिलता है, बट तुम डीमार्ट में क्यों जा रहे हो, वहां पर थोड़ा सस्ता मिल रहा है, isn't it? तुम्हारे पास यही दुकानें इधर है, डीमार्ट में भी वही सामान है, बट वहां पे थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो क्या हो रहा है, हम डीमार्ट से बाय कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट हो गया ना तुम्हारी दुकानों के बदले में। नेक्स्ट इज
multi-purpose goods, multi-purpose uses, sorry. When a commodity can be used for satisfying several needs, its demand will rise with a fall in its price and fall with a rise in its price. तो अगर कोई एक चीज का पर्पस बहुत कुछ है, बहुत सी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं उसको, लाइक हम लोगों ने पहले मार्जिनल में देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत पर्पसेस के लिए यूज कर सकता है, तो उसका जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाता है. Okay. New consumer, when the price of a commodity falls, a new consumer class appears who can now afford the commodity, thus demand into there. अब ऑब्वियसली जब प्राइस गिरता है तो पहले जो ग्रुप ऑफ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फॉर एग्जांपल आज की तारीख में बहुत से लोग हैं जो आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आईफोन स्टार्ट ही 60-70 हजार से होता है. अगर आईफोन 40,000-30,000 में आ जाए तो बहुत से लोग जो पहले नहीं खरीद सकते थे, एक लेवल ऑफ कैटेगरी के लोग, अब वो सारे खरीद पाएंगे, इजंट इट? तो नए लेवल ऑफ लोग उसके कस्टमर बन जाते हैं जब कोई भी चीज का प्राइस डाउन होता है. इंटरनेट का एग्जांपल ले लो. इंटरनेट क्या पहले अवेलेबल नहीं था? जियो आने के पहले इंटरनेट था, 2016 के पहले भी 3G भी अवेलेबल था, 4G भी अवेलेबल था, ठीक है. बट प्रॉब्लम क्या था? प्राइस. 250 रुपए में एक महीने के लिए 2-2 GB देते थे, 200-250 रुपए में. तो जो लोग थे वो परचेसिंग पावर नहीं था उनका, इतना खरीद नहीं पाते थे. अब क्या हो गया? जब प्राइस कम किया उन्होंने तो अलग कैटेगरी ऑफ लोग जो खरीदने के लिए कैपेबल नहीं थे, अब वो भी खरीदने के लिए कैपेबल बन गए. अब महीने का 400-500 रुपया सब अफोर्ड कर पा रहे हैं, उसमें 1.5 GB 2-2 GB दिन का मिल रहा है. इतने लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट इंडिया की ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पॉपुलेशन के पास आज जियो का अफोर्डेबिलिटी है, ये कर सकते हैं, इजंट इट? तो सब नए कस्टमर बन गए इसके. तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंटरनेट की क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गुड्स. तो टाइप्स ऑफ गुड्स टोटल 5 बेसिक टाइप के होते हैं. सबसे पहला होता है टाइप्स ऑफ डिमांड नॉट गुड्स. टाइप्स ऑफ डिमांड टोटल 5 टाइप के होंगे. तो सबसे पहला टाइप ऑफ डिमांड है डायरेक्ट डिमांड. डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या हो गया? जो प्रोडक्ट बन रहा है एज इट इज उसकी डिमांड हम कर रहे हैं, ठीक है. जो यूज करने वाला है वही उसका डिमांड कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल गेहूं. गेहूं का कुछ खास डिफरेंस नहीं होता. गेहूं खेतों में उगता है, वहां से मंडी आता है और वहां से लोगों तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है. बीच में एजेंट होते बात अलग है, पर कुछ प्रोसेस करना, कुछ उसके अंदर चेंज करना, कुछ और बना के देना उसका, वो नहीं है. मेन क्या है? हम गेहूं लेते हैं, उगाते हैं और गेहूं हम लोग को एज इट इज चाहिए होता है. समझ रहे हो? तो डायरेक्ट डिमांड है, जिसको चाहिए वो एज इट इज खुद डिमांड कर रहा है उस चीज की और डायरेक्टली उन तक पहुंचा दिया जा रहा है बिना कुछ चेंज किए. तो इट इज अ डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स व्हिच सैटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली. दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स फॉर द कंज्यूमर. दस its demand for consumer goods, for example demand for clothes, sugar etc, जो बेसिक डायरेक्टली हम यूज करने वाले हैं. कई बार ऐसा होता है कि मैं वो गुड्स दूंगा बट उससे कुछ और यूज करूंगा, मैं डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करूंगा. फॉर एग्जांपल अगर मैंने सपोज कार लिया और मैं उसको टूर्स एंड ट्रैवल्स में बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, तो वो डायरेक्ट डिमांड नहीं होगा ना, मेरे बिजनेस के लिए डिमांड है वो. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट डिमांड. इनडायरेक्ट में क्या होगा? तुम डायरेक्टली वो चीज डिमांड नहीं करोगे बट उस चीज की वजह से वो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली डिमांड हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल जब इंटरनेट सस्ता हुआ तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली फोन वोन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब का डिमांड बढ़ गया ना, कि टावर्स चाहिए जगह जगह पे, तो इनडायरेक्टली उसका डिमांड बढ़ गया. तो इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड. इट रिफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स व्हिच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. इट is the demand for producer's good. Hence, all factors of production have indirect or derived demand. For example, demand for workers in a sugar factory is derived for indirect demand. For example, अगर उन्होंने एग्जांपल जो दिया है, अगर शुगर की डिमांड बढ़ गई तो हम क्या करेंगे? वर्कर्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. अरे यार मजदूर और चाहिए काम करने के लिए. क्यों? क्योंकि शुगर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जॉइंट डिमांड. जब एक गुड्स की वजह से दूसरे गुड्स को भी साथ में खरीदना पड़ता है या बाय करना पड़ता है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल सिम खरीदोगे तो मोबाइल तो चाहिए, है ना. मोबाइल खरीदो तो सिम चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है, एक के बिना दूसरा कैसे चलेगा? समझ में आ रहा है? तो जब एक चीज की वजह से दूसरे का डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और दोनों साथ में ही बाय करने पड़ेंगे. कार खरीद लिया तो पेट्रोल डीजल चाहिए, सीएनजी चाहिए, इजंट इट? सादा सीएनजी नहीं मिलता है क्या? मिलता है ना. बट कार लेंगे तो पेट्रोल डीजल का डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं कि दोनों साथ में कंबाइन होकर यूज होता है. When two or more goods are demanded jointly to satisfy a single want is known as joint or complementary demand. For example, car and fuel. ठीक है. मोबाइल और सिम कार्ड भी हो गया, वो भी एक एग्जांपल है. Next is composite demand. The demand for a commodity which can be put to several uses is known as composite demand. अब composite में मल्टीपर्पज के लिए यूज हो सकता है वो, ठीक है. इसके साथ ये भी यूज में हो जाएगा ऐसा. तो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी जो है, लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सब चलाने के लिए यूज हो सकता है, तो उसको कंपोजिट डिमांड बोलते हैं कि एक साथ मल्टीपल चीजें उससे सेटिस्फाई कर सकते हैं, फिर मल्टीपल चीजों की डिमांड पूरी हो सकती है.
नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड, इट्स डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड में क्या, तुम उसके कॉम्पिटिटर की डिमांड बढ़ा रहे हो। जब मैंने जियो का इंटरनेट ले लिया तो एयरटेल की डिमांड कम हो गई, इजंट इट? वोडाफोन की कम हो गई, इजंट इट? तो एक की वजह से दूसरे कॉम्पिटिटर का असर हो रहा है, तो उसको कॉम्पिटिटिव डिमांड बोलते हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है। फाइन। उन्होंने यहाँ पे शुगर और जैगरी का एग्जांपल लिया है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स बेसिकली, कि अगर ये नहीं लिया तो मैंने वो ले लिया, तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, इनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मतलब अगर ये चीजें होंगी तो इन चीजों की वजह से डिमांड या तो किसी चीज का बढ़ेगा या फिर कम होगा। तो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है वो है प्राइस, इजंट इट? हम कोई भी सामान खरीदने के पहले सबसे पहले क्या देखते हैं? प्राइस। इन मिडिल क्लास हो गए या फिर लोअर मिडिल क्लास हो गए या फिर इवन अपर क्लास में भी हर चीज तो ऐसा नहीं ना कि बस मन किया उठा के बाय कर लो। फॉर बाइंग थिंग्स हम सबसे पहले देखते हैं प्राइस, हमारे अफोर्डेबिलिटी में, हमारे रेंज में जो चीज दे रहा है उसके हिसाब से प्राइस कैसी है। ठीक है, अब तुमको 10 रुपए की भी कॉफी मिलती है और बड़े कैफे में जाओगे तुम लोग 1000 रुपए की भी कॉफी मिलती है, तुम प्राइस देखते हो सबसे पहले, तो हमारे प्राइस रेंज में कौन सा बेटर है, इजंट इट? तो इन जनरल कैसा होता है ना, कॉमन पब्लिक का बिहेवियर ऐसा है कि जब किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो वो डिमांड क्या कर देते, कम कर देते, और जब प्राइस कम होता है डिमांड क्या करते, बढ़ा देते। ठीक है, कोई भी चीज सस्ते में मिलेगी तो खरीद के ज्यादा रख लो, इजंट इट? जब सस्ता है तब ज्यादा खरीदो ना, कॉमन सेंस वही है कि ज्यादा पैसा क्यों देना है, बेसिक इकोनॉमिक्स है वो। जब चीज सस्ती होगी मैं खरीद के रख लूंगा, और जब चीज महंगी होगी क्या करेंगे हम लोग, खरीदना थोड़ा कम कर देंगे, जो पहले खरीदा है उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, ओके। फिर दूसरा चीज जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है इनकम। अब तुम और मैं जब चीज खरीदते हैं तो हम प्राइस देखते हैं, ठीक है? मुकेश अंबानी भाई जब जाते हैं ना वो देखता नहीं है प्राइस, है ना? वो क्या करता है, खरीद लो, जो चाहिए वो ले लो, क्यों? इनकम है उतनी, इजंट इट? जब उसके पास पैसा इतना अवेलेबल है, अफोर्डेबिलिटी उसका इतना है कि उसको प्राइस के बारे में सोचना ही नहीं पड़ रहा है कि मैं कर सकता हूँ अफोर्ड या नहीं कर सकता हूँ। अरे इंडिया में अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता और कौन कर पाएगा, इजंट इट? तो अगर मेरा इनकम इतना ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, चीज का डिमांड इंक्रीज कर दूंगा। थोड़ा बहुत पैसा आते ही हम क्या करते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, और ज्यादा पैसा आ गया तो कार ले लेते हैं, इजंट इट? तो मैं आज कार डिमांड क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज मेरे पास इतना इनकम नहीं है। अगर मेरे पास इनकम होता तो मैं कार डिमांड करता, इजंट इट? इवन कार की और ज्यादा भी डिमांड कर सकता है, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो प्राइवेट जेट भी डिमांड कर लेते हैं, यॉट डिमांड कर लेते हैं, क्रूज शिप्स ले लेते हैं, इजंट इट? जिनके पास पैसा है वो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम भी एक बड़ा फैक्टर है जो किसी चीज का डिमांड इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। तीसरा चीज जो है वो है तीसरा फैक्टर जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है वो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या था, ये नहीं कि उसकी जगह पे कुछ और यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आज की तारीख में अगर मैं देखने जाऊं, फॉर्च्यूनर जो कार आती है, ठीक है, फॉर्च्यूनर कार जो है नियरली 40 लाख के आसपास पड़ती है, ठीक है? ऑन दी अदर हैंड अगर मैं महिंद्रा की एक्सयूवी 700 लेता हूं वो 25 से 30 लाख के आसपास आराम से आ जाती है, अच्छी खासी, ठीक है, मॉडिफाइड वेरिएंट्स इन सब के साथ। तो मेरे को अगर कार ही चाहिए 8 सीटर तो वो भी 8 सीटर, तो ये भी है अच्छे ब्रांड की, वो भी अच्छे ब्रांड की, ये भी है, ठीक है? प्राइस उसका ज्यादा है, इसका कम है, तो ऑब्वियसली वो सब्स्टिट्यूट हो गया ना उसका। तो जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कम हो जाएगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वही सब फीचर्स में उल्टा ज्यादा दे रहा है। फॉर्च्यूनर से ज्यादा फीचर्स अभी मेरे को एक्सयूवी 700 में मिलते हैं ज्यादातर मॉडल्स में। तो अगर ऐसा है तो मैं वो लूंगा ना, सस्ते में मेरे को अच्छी भी चीज दे रहा है तो मैं क्यों नहीं लूंगा, इजंट इट? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि इसको एग्जैक्टली रिप्लेस करके दूसरा ला सकता है। मेन पर्पस गाड़ी का जो सारा काम है तो वही रहा है, इंटीरियर में जो चीजें हैं वो अलग है, जो फीचर्स दे रहा है। तो इसके लिए मेरा सब्स्टिट्यूट गुड का जो प्राइस है वो क्या हो गया, सस्ता हो गया कंपेयर टू मेरा ओरिजिनल। तो सब्स्टिट्यूट वाले की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है? फोर्थ फैक्टर है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या था, जब दो चीजें कॉम्बिनेशन में यूज हो, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, कि हमको वो दोनों तीनों चीजें साथ में यूज करनी पड़ेगी, उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं, ठीक है?
अब अगर एक चीज कॉम्प्लीमेंट्री में सस्ती हो गई तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, अगर एक चीज महंगी हो गई तो दूसरे की ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसका ग्रेट एग्जांपल है हमारा जब 2016 में जियो लॉन्च हुआ था इंडिया में, ठीक है। जियो लॉन्च होने के पहले भी मेरे पास स्मार्टफोन था, ठीक है। इवन माय फादर हैड गॉटन स्मार्टफोन, बट मेरी फैमिली में और भी कई लोग हैं, मेंबर्स हैं, अंकल्स, रिलेटिव्स हैं, उन सबके पास स्मार्टफोन नहीं थे। जब 2016 में जियो लॉन्च हो गया, इंटरनेट क्या हो गया, इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया। जब इंटरनेट सस्ता हुआ तो उसकी वजह से क्या हो गया, सबने डिमांड इंक्रीज कर दिया, मेरे को स्मार्टफोन चाहिए। इंटरनेट तो ऑलमोस्ट फ्री में ही मिल रहा था ना, नियरली साल भर तक तो फ्री में इंटरनेट दिया था जियो ने, कॉलिंग फ्री, इंटरनेट फ्री। फिर उसके बाद भी ऐसा था कि 399 का रिचार्ज करो और वो 3-3 महीने चलते रहेगा। अब वो आई थिंक नियरली 899 के आसपास कुछ हो गया है 3 महीने का, बट उसमें वो स्पीड भी 4G से 5G पे आ गया, पहले 3G से 4G था। तो ऑब्वियसली वो चेंजेस हुए हैं, बट उस टाइम पे क्या था, फोन हर किसी के पास नहीं था स्मार्टफोन। आज कितने लोगों ने स्मार्टफोन डिमांड कर लिया, स्मार्टफोन की कंपनियों ने चीजें चेंज की। फिर उसके बाद 4G वाले फोन सब लाने लग गए, क्योंकि 4G तक ही चलता था जियो, 3G में इन सब में चलता नहीं था, सब 4G 5G वाले फोन निकालने लग गए, इजंट इट। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या हो गया, जब एक का प्राइस कम हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरे का डिमांड बढ़ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से भी प्राइस जो है चेंज हो जाता है, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, दूसरे का डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो मैंने चेंज तो इंटरनेट का किया था, उसकी वजह से इनका डिमांड बढ़ गया, उसकी वजह से ये टेलीकम्युनिकेशन वाले के डिमांड सब डाउन हो गए, दूसरे वाले के, दूसरे कंपनियां बंदी हो गई ना ऑलमोस्ट, और फोन का डिमांड आसमान पे आ गया, इजंट इट। सोशल मीडिया की डिमांड भी तो बढ़ गई उसके बाद, जब इंटरनेट इजीली एक्सेसिबल हो गया, हर किसी को सोशल मीडिया यूज करना इजीली हो गया ना सब। उसके बाद टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, यूट्यूब पे, शॉर्ट्स पे, ये सब पे इन्फ्लुएंसर बने फिर रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद फिर ऐसा पुश आ गया कि सबको स्मार्टफोन बाय करना ही पड़ा, काम की वजह से, जरूरत की वजह से, तो उसकी वजह से और फिर पुश मिल गया लोगों को। बट द मेन रीजन वॉज कि इंटरनेट सस्ता हो गया था इसके लिए। नाउ नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नाउ नेचर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, नेचर से आया कि नहीं, ऐसा नहीं, क्या टाइप की चीज है, किस काम में आने वाली चीज है वो, ठीक है। कई ऐसी चीज है जिसको तुम चाह के भी नहीं कर सकते कि नहीं यार मैं नहीं लूंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल डायबिटीज के पेशेंट्स कितने सारे हैं इंडिया में, नियरली 10 से 12% इंडियन पॉपुलेशन को डायबिटीज है आज की तारीख में, ठीक है, स्टेटिस्टिकली। इंसुलिन का डिमांड वो चाह के भी कम नहीं कर सकते ना, इंसुलिन जो इंजेक्शन लगता है डायबिटीज वालों को, कोई पेट पे लगा तो एक इधर, तो डायबिटीज का जो इंजेक्शन होता है वो हर किसी को लेना ही पड़ता है, रोज उनको ऑलमोस्ट डेली उठ के वो पहला काम करना पड़ता है कि डायबिटीज का वो इंजेक्शन लो, इंसुलिन का इंजेक्शन लो डायबिटीज के लिए। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऐसा है कि तुम चाह के भी डिनाई नहीं कर सकते, वरना दुनिया से डिनाई हो जाओगे, इजंट इट। तो इसकी वजह से उसका डिमांड क्या होगा, वो चाह के भी वो लोग कम नहीं कर पाएंगे कि रोज का एक इंजेक्शन तो खाना ही पड़ेगा अपने को, इजंट इट। कुछ ml का ही लगता है उसमें, बट वो कूल भी रखना पड़ता है, कि भी कंडीशन है उसका, वो इंजेक्शन हमेशा ठंडा होना चाहिए, उसको बर्फ के अंदर रखना पड़ता है इंसुलिन का। ओके, सो द नेक्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब ये जो है काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज का डिमांड होने के लिए। ऐसा क्लासिक एग्जांपल है इंडिया, ठीक है। हर कंपनी भाग के इंडिया में स्टार्ट क्यों होती है, कचरे से पब्लिक है, इधर पॉपुलेशन भरा पड़ा है, इतना पिटनी हो रही जगहों पे, तो पॉपुलेशन होने का फायदा क्या है। मैं अगर सपोज अमेरिका में कोई चीज बेचता हूँ, ठीक है, अमेरिका की पॉपुलेशन इंडिया की आधी से भी आधी नहीं है, ठीक है। मैं अगर कोई यूएस की कंपनी हूँ, जैसे अगर मैं सपोज कोई प्रोडक्ट कंपनी हूँ, मैं खाने की चीजें बना रहा हूँ, KFC ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में मैं जितना बेचूंगा ना, इंडिया में उससे ज्यादा तो वेज नॉन वेज भरे पड़े। पहली बात तो कैटेगरी ऐसी है, वो वेज में भी जो है इंडिया की पॉपुलेशन से डबल ट्रिपल भरे पड़े नॉन वेज, इधर नॉन वेजिटेरियन खाने वाले। तो मैं वहां पे अगर पूरी पॉपुलेशन को भी बेच दूंगा ना, उससे ज्यादा तो मैं यहाँ पे आराम से बेच दूंगा, और यहाँ की 20% पॉपुलेशन भी मेरे से खरीद ले, समझ रहे हो। तो वहां पे गेम ये है कि पॉपुलेशन को कन्विंस करना भी टफ है, वहां पे पॉपुलेशन को, सारे लोग को मनाना मुश्किल है। उससे अच्छा यहाँ पे आओ, भीड़ वाली जगह पे बिकने के चांसेस ज्यादा है तुम्हारे। इस भीड़ में कोई ना कोई तो खरीदेगा, भीड़ में तुम भेड़ चाले शुरू कर दो, एक दो को बेचना शुरू कर दो, बाकी सब देखा देखी में और आ जाते हैं, isn't it? तो यहाँ पे पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इंडिया उसमें सबसे बड़ा लीडिंग मार्केट है, ठीक है। क्योंकि इंडिया को मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, हम लोग कंज्यूम करते ज्यादातर चीजें, बनाते बहुत कम, हम लोग खाते ज्यादा है, यूज ज्यादा करते हैं बाहर की चीजों को, ठीक है। तो इसके लिए हमारी पॉपुलेशन के लिए बहुत मरते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इंडिया में मरती है, यहाँ पे स्टार्ट करे,
टेस्ला वाला क्यों इंडिया में बेचने के लिए मरा जा रहा है कि इंडिया में बेचेंगे, ये करेंगे। स्टार्टिंग में कितने लफड़े किए थे, नहीं आने दे रहे थे। तो अभी आया, टैक्स लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, गवर्नमेंट ये कर रही थी। वो इंडिया में आने के लिए क्यों इतना कर रहा था? क्योंकि उसको मालूम है इंडिया की पॉपुलेशन इतनी सारी है कि खरीद लेगी ना तो अपना बहुत अच्छा बिकेगा। ये ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के लिए। क्यों हर कंपनी इंडिया में आना चाहती है? पॉपुलेशन। चाइना में क्यों नहीं जाना चाहती? जब ये लोग सब इंडिया में आए थे 1990s के इसमें, 2000 में, इन सब में, तब तो चाइना की पॉपुलेशन अपने से बहुत ज्यादा थी। चाइना अलाउ नहीं करता ना बाहर की कंपनियों को। वहां पे वो लोगों ने सब अपना ही बना के रखा है जो भी उनको चाहिए। और अगर कोई कंपनी आती भी है तो उसके अंदर गवर्नमेंट का ज्यादातर हिस्सा होता है। तो फिर वो लोग क्या ही कमाएंगे, क्या ही खाएंगे, क्या बचाएंगे, और सब कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा। तो इसके लिए साइज ऑफ पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। अगर मेरे को पता चल जाए आने वाले टाइम में महंगा होने वाला है तो मैं क्या करूंगा? पहले ही खरीद लेंगे। और अगर सस्ता होने वाला है तो बेच देंगे। इसका क्लासिक एग्जांपल सोना चांदी, isn't it? जब महंगा होने वाला है, अपने को लगता है कि महंगा होने वाला है, अभी कम है, क्या करो? खरीद दो, बहुत सारा खरीद लेते हैं, ठीक है। और फिर जब महंगा हो गया और पता चला सस्ता होने वाला है, उसके पहले सब निकाल दो, बेच दो, isn't it? तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस भी डिमांड डिटरमाइन करता है किसी भी चीज का। बीच में सोना चांदी का ना क्या हाल हो गया था, 4-4 लाख तक पहुंच गई थी और लोग और डिमांड कर रहे थे। एक हफ्ते का वेटिंग पीरियड था कि हफ्ते भर रुको, 10 दिन रुको, तुम लोगों को चांदी फिर बाद में मिलेगी, यहाँ पे खरीद रहे थे। और फिर जब वो और फिर बढ़ने के बाद नीचे गिरने लग गया तो लोग खरीदना ही बंद कर दिए। फिर ऐसा हालत हो गया कि उसका दिन दिन में 20-20 हजार रुपए, 30-30 हजार रुपए टूटने लग गया प्राइस, isn't it? और अभी वापस आके बढ़ गया नीचे। बट पहले तो ऐसा आए दिन उठ रहा था प्राइस, आए दिन उठ रहा था कुछ महीने पहले, isn't it? तो फ्यूचर प्राइसेस का जब एक्सपेक्टेशन होता है, पब्लिक उस चीज को डिमांड कर लेती है कि यार बढ़ने वाला है। अगर फ्यूचर में सस्ता होने वाला है तो रुक जाती है, जब सस्ता होगा तब खरीदेंगे ना, ठीक है। हर कंट्री में थ्रू आउट द वर्ल्ड सब ये स्ट्रेटेजी लगाते हैं। बेसिक ह्यूमन स्ट्रेटेजी वही है। कोई गवर्नमेंट की बात कर लो तो गवर्नमेंट भी तो ये सोचती है ना, जब सस्ता होगा तब खरीद लेंगे, महंगा होगा तब क्यों खरीदे, ज्यादा पैसा क्यों देना है। ना सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो चीज है डिमांड के लिए वो है एडवर्टाइजमेंट। आज की तारीख में एडवर्टाइजमेंट इतना इंपैक्टफुल है कि लोगों को ये कंसिडर करवाना, जो चीजें उनको चाहिए नहीं उसके लिए भी हम कन्विंस कर ले रहे हैं उनको कि वो चीजें चाहिए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट का इतना इम्पैक्ट है। कई चीजें जो होती है हम लोग सिर्फ इंपल्स पे बाय कर लेते हैं, एड में अच्छा दिख रहा है, चीजें अच्छी लग रही है। बच्चों को क्या होता है, बच्चों को बॉर्नविटा ये सब क्यों दिखाते हैं? उसके अंदर सुपर हीरो दिखा देंगे, चीटोस के अंदर पॉकीमोन का कार्ड डाल देंगे, क्योंकि बच्चे वो कार्ड के लिए ज्यादा अट्रैक्टेड है, ना कि वो चीटोस के लिए, isn't it? तो वो टॉयज और इन सब चीजों को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट इस हिसाब से कर रहे हैं कि वो कर सके। अब लेडीज लोगों की साड़ी जो होगी वो जेलेसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं। आज भी होगा, जो भी प्रोडक्ट बेचना होगा आजू बाजू में लड़कियां जरूर दिखाएंगे उसके, ताकि वो सेलिंग पॉइंट बने। हर किसी को लगता है कि मैं फिर बाद में ऋतिक रोशन हूँ, अगर वो मैं ऐसा करूंगा तो लड़कियां मेरे आजू बाजू में मंडराएंगी। बॉडी स्प्रे का एड देख लो, कोई भी बॉडी स्प्रे के एड में क्या होता है, लड़की आजू बाजू में होती है। वो दो चीज पे एक तो एक्ट करते हैं, सोशल वैलिडेशन पे तुम्हारे, और दूसरा फीमेल इंटरेक्शंस पे। सोशल वैलिडेशन कैसा है कि तुम लोगों को बाकी लोगों के बीच में इज्जत मिलने लग जाती है ऑटोमेटिकली। एक एड है, कोई तो भी सोप का है कि जेल का है, पता नहीं, आई थिंक जेल का ही है। रणवीर सिंह क्लब में जाता है और उसके चंपू जैसा बाल रहता है, ठीक है। कोई उसको आजू बाजू भाव नहीं दे रहा था, कोई लड़की देख नहीं रही होती है, सब उससे दूर दूर जा रहे होते हैं, जाके बात करने की कोशिश कर रहा होता है, कोई बात नहीं करता। फिर बाथरूम में जाता है, फिर बाथरूम में कोई तो उसको बोलता है सेटवेट जेल लगा, तो जेल लगा के स्पाइक कर लेता है, बाल एकदम स्टाइल में आ जाता है, और फिर बाहर आता है सब उसके आजू बाजू में नाचने लग जाते हैं, हीरो बन जाता है। तो मतलब जेल का असर है। तो सोशल वैलिडेशन पे और फीमेल्स तुम्हारे सराउंडिंग में रहे इस बेसिस पे आदमियों को सेल करते हैं, ठीक है। फिर औरतों को कॉन्फिडेंस पे सेल करते हैं, सैनिटरी पैड है ना, सैनिटरी पैड तुम लोगों को कॉन्फिडेंस दिखाता है कि औरतें पहले कुछ नहीं कर पाती थी, सैनिटरी पैड लगा के आदमी से लड़ाई कर रही है। तो वो सारा का सारा कॉन्फिडेंस दिखाता है इसके अंदर, फीमेल इंडिपेंडेंस दिखाता है कि तुम लोग मेल से ज्यादा पावरफुल हो। तो एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि लोग सबकॉन्शियसली उसको बाय कर लेते हैं उसकी वजह से, ठीक है। फिर कई प्रोडक्ट का उन्होंने ब्रांडिंग इतना अच्छा किया हुआ है कि अब वो ब्रांड ही इतना ही हो गया।
लाइक आज की तारीख में हम लोग जो कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं उनमें कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको हम लोग है ना उस नाम से नहीं जानते, उस ब्रांड के नाम से जानते हैं। मैगी, तुम लोग के पेरेंट्स को बोल के देख लेना, वो लोग नूडल्स नहीं बोलेंगे, मैगी। तुम कोई भी कंपनी का लेके आओ, मैगी लेके आए, ठीक है। मॉस्किटो रिपेलेंट नहीं बोलते, गुड नाइट लेके आओ। कोई भी कंपनी का लेके आ जाओ, तुम यही बोलेंगे घर वाले, गुड नाइट लाए, इजंट इट। टूथपेस्ट ले लो, तुम कोई भी ब्रांड का लेके जाओ, घर वाले एक कोलगेट लेके आना, भले तुम पेप्सोडेंट लेके आओ, सेंसोडाइन लेके आओ, कोई सा भी लेके आओ, बट नाम क्या आएगा, कोलगेट लाना है। तो ये ब्रांडिंग। दूध का ले लो, कोई भी दूध की थैली लेके आओ, अमूल ले आना एक, भले तुम महानंदा लाओ, तुम मदर डेयरी लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, बट घर वाले क्या बोलते हैं, अमूल का थैली ले आना एक। तो ब्रांडिंग इतना हाई लेवल पे कर दिया है कि उसका एडवर्टाइजमेंट वो प्रोडक्ट से ही जानने लग गए लोग, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपैक्टफुल है, और एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे क्या होता है, चीजों की डिमांड बढ़ती है, ठीक है। पावरफुल एडवर्टाइजमेंट आज की तारीख में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सेलिब्रिटी इन सबको ले लेते हैं, पहले इन्फ्लुएंस में आके बाय कर लेते हैं। अजय देवगन विमल खा रहा है, सच में खा रहा है, नहीं खा रहा है, ठीक है। अभी करीना कपूर का एक ऐड आता था पहले लक्स का, ठीक है, अब नए लक्स 10 रुपए में, 10 रुपए कम में है। वो 850-900 करोड़ के पैलेस में रहती है और इस बात पे खुश है कि 10 रुपए लक्स पे कम हो गए। कुछ लॉजिक नहीं रहता ऐड का, बट पब्लिक क्या करते हैं, पब्लिक कुछ सेंटिमेंट्स पे चली जाती है और फिर बाद में वो लोग बाय कर लेते हैं। तो इसके लिए एडवर्टीजमेंट बहुत इंपैक्टफुल है। तुमको क्या लगता है, सच में वो 10 रुपए की लक्स से नहाती है? नेक्स्ट इज टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशंस। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशंस। लोगों की चॉइसेस, प्रेफरेंस ना, मेरे को ये चीज पसंद है, मेरे को ऐसा पसंद है। फिर बाद में हैबिट्स है, फैशन चॉइसेस है कि नहीं मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को ये चीज पसंद है, भले महंगी है लेकिन चाहिए। अब कई लोगों का ऐसा होता है कि उनको ब्रांड की चीज चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल कई लोगों का ऐसा है फोन खराब हो गया तो मेरे को वापस आईफोन ही चाहिए, क्योंकि मैं आईफोन यूज करता हूँ, मेरे को दूसरा जमता नहीं, इजंट इट। फैशन स्टेटमेंट हो गया उनका, चॉइस हो गया वो कि मेरे को वही चाहिए होता है। उसका फोन खराब हुआ, दूसरा फोन आईफोन ही आएगा, भले उसके पास दूसरे ऑप्शंस है अवेलेबल, लेकिन यूज टू क्या हो गया, आईफोन। फाइन। तो इसके लिए टेस्ट, हैबिट्स और फैशन भी डिटरमाइन करते हैं कि लोगों को क्या क्या प्रेफर आएगा। तो बहुत सी चीजों पे एप्लीकेबल है, नॉट जस्ट आईफोन, तुम कोई भी चीज का ले लो। लाइक नेक्स्ट चीज है टैक्सेशन। किस लेवल का टैक्स लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो डिटरमाइन करेगा कि लोग बाय करेंगे या नहीं। अभी जैसे आज की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेबल चीज क्या है, सिगरेट, अल्कोहल, ये सब टोबैको प्रोडक्ट्स और अल्कोहल फॉर लिकर कंजप्शन। इसमें भी अलग अलग टाइप का आता है। अल्कोहल फॉर कंजम्पशन होता है, ह्यूमन कंजम्पशन, और अल्कोहल फिर बाद में गटर साफ करने के लिए भी अल्कोहल ही होता है, उसमें थोड़ी ना ऑथनॉल है। अल्कोहल पे जीएसटी वेस्टी नहीं लगता, ठीक है। इनके ऊपर अभी भी लगता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स करके एक होता है जो पहले लगा करता था, और वही आज भी है। 20% से लेके 69%, 70% तक आज भी लगता है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट का अलग लगता है, सेंट्रल का ऐसे चलते रहता है अलग अलग। तो इसमें बहुत सारे इनपुट टैक्स लगता है जीएसटी का, और फिर बाद में स्टेट अपना एक्साइज ड्यूटी लगाता है, सिन गुड्स बोल के उसको टैक्स और लगाता है। ऐसे करते करते ब्रांड टाइप से स्टार्ट होता है 20% पे, क्या ब्रांड और कौन सा टाइप का है, जाते जाते 70% तक चला जाता है। 69% है, 70% मान लो, 70% तक चला जाता है। मतलब अगर मैं 1000 रुपए की बोतल ला रहा हूँ, 700 रुपए तो गवर्नमेंट रख लेती है उसमें, ब्रांड वाले में। 300 रुपए का सिर्फ बोतल है। तो मैं जब मेरे फादर को अगर अल्कोहल ला के गिफ्ट कर रहा हूँ, मेरे रिलेटिव में किसी अंकल को गिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं पहले तो ये सोचूंगा 700 रुपए सरकार को देना है तो मेरे को गिफ्ट देने देगी, ठीक है। तो टैक्सेशन अगर कम होता तो कितने सारे लोग हैं जो और ज्यादा बाय कर सकते थे। बहुत अलग है, दारू की डिमांड कभी डाउन नहीं होती है, बहुत कोऑपरेटिव लोग होते हैं वो लोग। महंगा भी हो जाता है, सरकार को कुछ बोलते नहीं, चुपचाप खरीद लेते हैं, मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाओ फिर दो सरकार को। अच्छे लोग होते हैं अल्कोहल वाले, सरकार को कंट्रीब्यूट बहुत करते हैं, उनको अपने को थैंक यू बोलना चाहिए। वो लोग पीते करके ही अपन को टैक्स मिल रहा है, ठीक है। अगर वो लोग नहीं पी रहे होते तो अपने को काफी सारा टैक्स नहीं मिलता था। तो थैंक यू। और भी बहुत सी चीजों पे है, अगर टैक्सेशन कम हो जाता, ठीक है, जैसे गाड़ियों पे और इन सब पे टैक्सेशन कम हो गया। लाइक अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जीएसटी में चेंजेस किए थे, पहले 18%, 28% ऐसा बोला, उनको रिवाइज करके चेंज किया गवर्नमेंट ने। तो लास्ट ईयर सितंबर में कुछ किया था,
तो उसके अंदर जो बाइक्स थी, ठीक है, बाइक्स एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाइक्स में इंटरेस्ट है इसके लिए। तो बाइक्स का उन्होंने एक चीज क्या किया था कि 350 सीसी का इंजन आता है, इंजन होते हैं अलग अलग टाइप के, तो 350 सीसी एक इंजन होता है कि इतना लिमिट तक का उसमें इंजन पावर है, एबिलिटी है सब। 350 सीसी से ज्यादा के जो इंजन थे उनके ऊपर टैक्स बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया, और 350 से कम जो थे उनके ऊपर रिड्यूस कर दिया। तो अगर इफ यू टेक पहले रॉयल एनफील्ड का जो आता है इलेक्ट्रा 350 हो गया, हंटर 350 हो गया, सुना होगा ना नाम तुम लोग ने, तो ये 350 वाला जो था वो पहले जितने का था ना उससे अब कम हो गया, उससे कुछ हजार कम कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि जीएसटी रिड्यूस कर दिया उसके ऊपर। और जो 350 के बाद था कॉन्टिनेंटल 650, जीटी 650 ऐसा सुना होगा तुम लोग ने, ये सब बाइक का जो हो गया प्राइस बढ़ गया। फाइन, तो इन सबको और एक्सपेंसिव कर दिया, तो अब डिमांड किसके लिए बढ़ेगी? जो सस्ता हो गया उसके लिए गवर्नमेंट वही करेगी ना, 350 से कम के लिए उसके लिए डिमांड क्या होगी, लोग तो रहे सस्ता है मैं बाय कर लेता हूँ, इजंट इट? और 350 से ज्यादा तुमको चाहिए ही क्यों? तुमको बहुत ज्यादा हाई फाई राइड पे जाना है, 350 से ज्यादा चाहिए। देखो ना नॉर्मली जो रॉयल एनफील्ड चल रही है उसमें अच्छा खासा पावर होता है, सिटी में चलाने के लिए बहुत अच्छी खासी बाइक है वो तुम लोग को, एक्चुअली सिटी की एबिलिटी से ज्यादा है वो, उतना तो हाई फाई चाहिए भी नहीं सिटी में। तुमको बाहर ट्रैकिंग पे, हाईवे पे, इन सब पे जाना है तो तुम लोग को बहुत ज्यादा हाई फाई गाड़ी चाहिए, और 350 आराम से हो जाता है वो भी। लोग लद्दाख ले तक ले जाते हैं 350 वाली सीसी बाइक, तो वहां तक आराम से जा रही है, तो तुमको और क्या चाहिए? तो इसके लिए ये वाली की डिमांड बढ़ रही है। फिर इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी है जो टोटली प्रिडिक्टेबल नहीं है, चेंज होते रहते हैं। सबसे पहला है क्लाइमेट। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो भी बहुत फेवरेबल होती है तुम लोगों को, तो डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज की। बारिश आ गया, ठीक है, बारिश आते ही क्या होगा? प्लास्टिक का डिमांड जो लोग छत पे डालेंगे अपने वो कवर करने के लिए, इन सब के लिए। देन फिर बाद में रेनकोट, अम्ब्रेला, इन सब का डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, इजंट इट? तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत इंपैक्ट करती है। देन नेक्स्ट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। जो भी कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा, डेवलपमेंट होगा, उसके हिसाब से डिमांड बढ़ेगी। अगर चीजें टेक्नोलॉजिकली, अभी हम लोग बोल रहे हैं कि स्मार्टफोन आ गए, ब्लूटूथ वाले हेडफोन आ गए, तो आज डिमांड ब्लूटूथ वाले की कर रहे हैं हम लोग की वायर वाले की कर रहे हैं? वो जो ऑडियो जैक आता था जहां पे प्लग इन करते थे वायर, कई फोन में तो आता नहीं है, मेरे खुद के फोन में नहीं है वो, कई फोन में वो हटा ही दिया क्योंकि डिमांड ही नहीं करी है पब्लिक, तो क्या करे अब उसका। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। जैसे अभी गवर्नमेंट टैक्सेशन करती है वैसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाती है, पॉलिसीज भी बनाती है, जिसके बेसिस पे उन लोगों को डिमांड ज्यादा करना पड़ता है। कह रहे हाँ अभी सस्ता मिल रहा है, मेरे को सब्सिडी मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलेगी, तो मैं और डिमांड कर लेता हूँ। फिर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कुछ रीति रिवाज परंपराएं सब होती है उस टाइम पे बाय करने से। इंडिया में शादियां, चाहे सोना 10 करोड़ में पहुंच जाए, इतनू सा लेंगे, लेकिन लेंगे तो सही शादी में, कुछ तो लेंगे हम, भले 24 कैरेट का 96% वाला प्योरिटी वाला ना लो तुम, 80% का ले लो, 70% प्योरिटी वाला, लेकिन कुछ तो लूंगा मैं चिंदी भर सा। इंडिया में वो रीति रिवाज है, परंपरा है, हमको कुछ तो सोने की चीज लेनी है शादी में, इजंट इट? तो ट्रेडिशन और रीति रिवाज के ऊपर भी डिपेंड करता है लोग किसी चीज की डिमांड करेंगे या नहीं, ठीक है? पार्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज exceptions, sorry, assumptions. So next part जो आएगा डिमांड में वो है assumptions. Now as you have seen previously हमने यूटिलिटी एनालिसिस में भी देखा था, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा, कुछ assumptions पे बेसिस होता है। तो ये ऑलमोस्ट तुम लोगों को हर एक चैप्टर में आएगा, कुछ assumptions होते हैं, क्योंकि हर एक चीज परफेक्टली उस कंडीशन में फिट नहीं बैठेगी तो तुम जो स्टडी कर रहे हो वो कर नहीं सकते, ठीक है? तो यहाँ पे भी कुछ assumptions है एंड साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे यूटिलिटी एनालिसिस में भी देखा था कि कुछ एक्सेप्शंस होगी कि जिन जिन सिचुएशन में ये काम नहीं करेगा। तो पहला assumption इसका ये है कि तुम्हारा जो इनकम है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इनकम, ठीक है? तो डिमांड एनालिसिस में हम पढ़ क्या रहे थे कि डिमांड कैसे चेंज होगी, बदलेगी, सेम रहेगी। तो अगर तुम्हारा इनकम सेम नहीं रहा तो तुम डिमांड जो कर रहे हो वो चीज सेम रहेगी क्या? डिमांड प्रॉपर रहेगी? वैसे ही नहीं। जब तुम्हारा इनकम बढ़ जाएगा तो तुम जो चीज की डिमांड करोगे वो चेंज होगी। अगर मैं सैलरी 1 लाख रुपए है तो मैं जो डिमांड कर रहा हूँ वो, और मेरा सैलरी 10 लाख है, वो सेम होगा क्या डिमांड? मैं जो लाइफस्टाइल यूज करूंगा वो सेम होगा क्या? नहीं। ऑब्वियसली जो 1 लाख कमा रहा है महीने का उसका लाइफस्टाइल अलग होगा, और जो 10 लाख महीने का कमा रहा है उसका लाइफस्टाइल अलग होगा, टोटली अलग। तो मतलब अगर तुम्हारा इनकम कांस्टेंट नहीं रहा तो मतलब तुम लोग जो चीजें डिमांड करोगे वो क्या हो जाएगा? वेरी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इजंट इट? नाउ सेकंड इज नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है? जो पॉपुलेशन है तुम्हारी वो चेंज नहीं होगी।
लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आज की तारीख में हम मुंबई में रह रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना डिमांड किया हुआ है, ठीक है, मेट्रो बन रही है, रोड नए नए बन रहे हैं, इजंट इट, नए नए व्हीकल्स आ रहे हैं। अभी यहाँ से नियरली 20-25 साल पहले की बात करें, ईयर 2000 के आसपास, तब यहाँ पे ना तो ये मेट्रो बना हुआ था, जो अभी यहाँ बाहर से मेट्रो जा रहा है वो नहीं बना हुआ था, इजंट इट। वो क्या कोई सा मेट्रो नहीं बना हुआ था मुंबई में तब। मेट्रो पहली बार बनाई 2013-14 में, उसके पहले मेट्रो नहीं था मुंबई में। तो उसके पहले हाईवेज भी कई ऐसे थे, रोड्स थे जो निकले हुए नहीं थे, ठीक है। द रोड जो यहाँ से उस तरफ जा रहा है अपना, ये रोड भी नहीं बना हुआ था। ये जो यहाँ से ऊपर की तरफ रोड जाता है, ये रोड भी दोनों साइड में एक्सपांडेड नहीं था। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, क्या हो गया, डिमांड ज्यादा की हमने, किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर की। रेलवे के जो स्टेशन हैं वहां पे जो पटरियां हैं वो इतनी नहीं थी, पटरियां और बढ़ाई गई है और अभी तो और बढ़ रही है, इजंट इट। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या हो गया, चेंज। और ये तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है ना, हर चीज की डिमांड चेंज हो जाएगी। पहले इस एरिया में हार्डली 2 से 3 बार्बर शॉप हुआ करती थी, आज कम से कम 10-12 है, ठीक है। ऊपर सिग्नल से लेके ये सिग्नल के बीच में तुम लोग को 10-1 जन तो आराम से मिल जाएंगे बार्बर शॉप वाले। पहले सिर्फ गिनती ये 2-3 ही थे। तो क्यों डिमांड बढ़ गई इनकी, क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इजंट इट। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर चेंज हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, तुम्हारा डिमांड जो चीज का तुम कर रहे हो वो चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि साइज ऑफ पॉपुलेशन सेम मान के ही हम डिमांड को स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो थर्ड वन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज सेम। तो जो चीजें तुम सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में यूज कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने बोला था ना कि जैगरी और तुम्हारा शुगर, अगर शुगर एक्सपेंसिव हो जाएगा तो हम क्या जैगरी यूज कर लेंगे। टी एंड कॉफी, अगर चाय बहुत महंगा हो गया, टैक्स ज्यादा लग रहा है उसके ऊपर, या फिर कोई भी रीजन की वजह से हम चाय बंद कर देंगे, क्या करेंगे, कॉफी यूज कर लेंगे उसकी जगह पे। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस जो है सेम नहीं रहा तो तुम उसको छोड़ के दूसरे वाले को यूज करना शुरू कर दोगे, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड सेम है और तुम्हारा ये प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है तो सिर्फ इसी का डिमांड की स्टडी कर सकते हैं ना। अगर ये सस्ता हो गया तो इसका प्राइस चाहे कितना भी हो मैं वही बाय करने की कोशिश करूंगा। ये सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, इसकी जगह पे वो परफेक्टली यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन सेम, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या था, 2 या 2 से ज्यादा डिमांड्स वो आपस में सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड जो है वो उनका जो प्राइस जो है वो सेम नहीं रहा तो दूसरे को भी मैं खरीदना कम ज्यादा कर दूंगा ना। अगर 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिला के यूज करना है मुझे डिमांड करने के लिए, तो अगर उसका प्राइस बदल गया तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज कर देंगे ना, क्योंकि हमने देखा था सबसे पहला डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस। अगर प्राइस सेम नहीं रहा तो मतलब डिमांड भी क्या होगा, चेंज हो ही जाएगा। फिफ्थ वन इज नो एक्सपेक्टेशंस फॉर फ्यूचर प्राइसेस। तो फ्यूचर में जो प्राइस चेंज होगा उसके बारे में हमको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता कि फ्यूचर की प्राइस क्या होगी क्या नहीं होगी, अगर ये सब सोचते ही नहीं हम लोग तो कई सारी चीजों की डिमांड होती ही नहीं, ठीक है। हम गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहे थे उस दिन, तुम लोगों को पता है आगे जाके महंगा होने वाला है, इसीलिए तो लोग अननेसेसरी भी खरीद लेते हैं, जब जरूरत नहीं है तो भी खरीदेंगे, इजंट इट। अगर मुझे ये पता है कि फ्यूचर के प्राइसेस में कोई चेंज ही नहीं आने वाला है, फ्यूचर के प्राइसेस में कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो मैं आप खरीदे बाद में खरीदूं, कभी भी खरीदो सेम ही रहने वाला है, इजंट इट। तो मैं शादी के इमीडिएटली 10 दिन पहले भी गोल्ड खरीदूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम 1-1 साल पहले से क्यों जमा कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि आगे जाके महंगा हो जाएगा। अगर आगे जाके सेम ही रहने वाला है तो मैं क्यों करूं चेंज, इसको क्यों चेंज करूं, क्यों मैं पैसा जबरदस्ती डालूं अभी, क्या पता साल भर में कुछ और काम आ जाए मेरे को, इजंट इट। तो अगर फ्यूचर का प्राइसेस चेंज नहीं होगा उस चीज का तो मैं डिमांड उसकी जबरदस्ती नहीं बढ़ाऊंगा, जितना है उतना चलते रहेगा, इजंट इट। देन नेक्स्ट इज नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, तुम्हारा टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे तुम्हारी एज होती है उस हिसाब से तुम्हारा टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता जाता है, सराउंडिंग के हिसाब से चेंज हो जाता है, इनकम के हिसाब से चेंज हो जाता है, इजंट इट, सीजन के हिसाब से चेंज हो जाता है।
अगर मैं बोलूं कि पूरे साल में तुमको सेम ही चीज का क्रेविंग होना चाहिए खाने के लिए, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अभी बारिश का टाइम है, ये टाइम पे तुम लोग को चाय, समोसे एंड ऑल दोज हॉट थिंग्स जो बारिश में लोग खाते हैं, पकौड़े, भजिए, ये सब, वो सब का क्रेविंग ज्यादा होता है। बट यही चीज का समर में नहीं होता, क्योंकि इंटेंसिटी में बोलोगे नहीं 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 चाहिए इतना गर्म, इजंट इट? ठंडी में आइसक्रीम का क्रेविंग होगा क्या? नहीं, कब होगा? समर में। तो तुम्हारे टेस्ट प्रेफरेंस एंड हैबिट्स जो है वो बदलेंगे, सेम नहीं रहेंगे। बट हम क्या मान के चल रहे हैं कि वो नहीं बदलने चाहिए। अगर वो बदल गए तो डिमांड तुम चीजों की बदल दोगे। नेक्स्ट इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। तो गवर्नमेंट जो टैक्सेस अवेलेबल करवा रही है या जो प्राइसेस पे टैक्सेस लगा रही है चीजों पे, वो चेंज नहीं होगा, जो है वो एज इट इज रहेगा। बट ऐसा तो है नहीं ना, आए साल गवर्नमेंट क्या करती है? बजट लाती है। बजट में क्या करते हैं वो लोग? नई नई चीजों के प्राइसेस कितने होंगे, क्या उनमें चेंज किया, टैक्स कितना लगेगा, वो सब डिक्लेयर करती है हर साल गवर्नमेंट। अगर वो चेंज नहीं होता तो आज से 10 साल पहले कोई चीज पे अगर जीएसटी लगता था, वही जीएसटी आज भी लगेगा, इजंट इट? वही टैक्स आज भी लगेगा। तो चीजें सस्ती नहीं होंगी, महंगी नहीं होंगी, तो उसको जबरदस्ती डिमांड करने की क्या जरूरत है? जब खरीदना है तब उतना ही टैक्स लगेगा उसके ऊपर, इजंट इट? तो टैक्सेशन पॉलिसीज में चेंज नहीं है, ये भी एक अजम्पशन है। फाइन, ऐसा अजम्पशन कर रहे हैं तो रियलिटी में तो सारे अजम्पशन पॉसिबल नहीं है, इजंट इट? पॉसिबल नहीं है इसलिए तो अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा। फिर जहां पे नहीं लगेगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्शंस। तो अब एक्सेप्शंस देखते हैं। तो कौन सी सिचुएशन है जहां पे डिमांड का, जो हमने बोला था कि प्राइस, हमका डिमांड का सबसे बेसिक लॉ क्या था कि अगर प्राइस कम होगा तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं, ठीक है, और अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग खरीदना कम कर देंगे। तो ऐसी कई सिचुएशन है जहां पे ये लागू नहीं होता, ठीक है। सबसे पहला जो सिचुएशन है वो है ग्रिफिन्स पैराडॉक्स। वो एक सिचुएशन था जहां पे उसने ये देखा कि ये वाला जो है काम नहीं करता ऐसे। आई जस्ट एट द नेम। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा होना चाहिए बट वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आइडियली हमको क्या लगना चाहिए कि जैसे जैसे कोई चीज का जो प्राइस है कम हो जाएगा तो मेरे को ज्यादा खरीदना चाहिए, इजंट इट? और अगर प्राइस बढ़ गया तो मेरे को खरीदना कम कर देना चाहिए। तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, वो लोग रोटी वोटी थोड़ी बनाते हैं, वो ब्रेड यूज करते हैं, ठीक है, और वो गाढ़ा सा एक सूप जैसा बनाते हैं, उसको ऐसा भाजी यूज करते हैं, उसके साथ खाते थे पहले के टाइम पे। तो ग्रिफिन्स पैराडॉक्स में उसने देखा कि जैसे जैसे लोगों का ब्रेड का प्राइस अगर तुम कम कर दोगे, ठीक है, तो ब्रेड का प्राइस कम होने की वजह से वो लोग और ज्यादा ब्रेड नहीं खरीद रहे, एक हद तक खरीदेंगे फिर उससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे। फिर उसकी जगह पर लोग क्या करेंगे, और बेटर क्वालिटी वाला गुड्स खरीदना शुरू कर देंगे। अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो भी वही होता है, ठीक है। ब्रेड जितना चाहिए वो लोग खरीदेंगे, फिर ब्रेड के बाद क्या खरीदेंगे, जो और बेटर चीजें हैं वो, ठीक है। अब तुम ले लेके कितना ही ले लोगे, तुम ब्रेड उतना ही ले सकते हो ना जितना तुमको खाने को चाहिए, खराब हो जाएगा, इजंट इट? तो ज्यादा लेके भी क्या करोगे? आइडियली तो सस्ता पड़ रहा है, मतलब ज्यादा खरीदना चाहिए तुम लोग को। अच्छा, अगर खराब नहीं भी होगा तो भी लोग जबरदस्ती और एक्स्ट्रा नहीं खरीदेंगे उन चीजों को। तो ग्रिफिन्स पैराडॉक्स में उसने ये देखा कि आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि चीजें सस्ती होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, बट ब्रेड में उसने देखा कि जब सस्ता हो रहा है तो लोग एक लिमिट तक खरीद रहे हैं, फिर उसके बाद क्या, उसकी जगह पे दूसरी चीजें खरीदना शुरू कर दे रहे हो पैसे से जो बच रहे हैं उनके पास। चिकन, हाई क्वालिटी के गुड्स जो होते हैं वो सब खरीदने पे वो लोग ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रिफिन्स पैराडॉक्स था। जस्ट रीड दिस। Inferior goods or low quality goods are those goods whose demands does not rise even if the price falls. Now on the other hand, suppose ये ब्रेड का एग्जांपल है, ब्रेड की जगह पे सोना होता तो, अगर सोना सस्ता हो रहा होता तो क्या करते तुम लोग? भाग भाग के खरीदते, isn't it? तो ये इंफीरियर क्वालिटी गुड्स पे ज्यादा एप्लीकेबल है कि जब सस्ता होता है तो लोग उसको और नहीं खरीदते, बट हाई क्वालिटी गुड्स होगा तो सस्ता होगा तो भी और खरीदना शुरू करेंगे उसको। At times, demand decreases when the purchase of such commodity falls. Robert Griffin observed this behavior in England in relation to bread. He noted that when the price of bread declined, people did not buy more because of an increase in the real income or purchasing power. मतलब उनकी खरीदने की एबिलिटी बढ़ गई ना, जब प्राइस कम हो गया तो परचेसिंग पावर बढ़ गया, बट उन्होंने और ज्यादा नहीं परचेस किया उसको। They prefer to buy superior goods like meat. This is known as Griffin paradox. इसके बदले में जो पैसे बचे उनके पास, उसमें उन्होंने क्या किया, मीट, चिकन, जो हाई क्वालिटी गुड्स थे उनके लिए वो खरीदना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज प्रेस्टीज गुड्स। नाउ कई ऐसी चीजें होती हैं जो प्राइड के लिए या फिर नाम के लिए लोग खरीदते हैं, है ना। महंगा हो जाएगा तो ऐसा हो जाता है, अरे यार इसने इतनी महंगी चीज खरीदी, है ना, तो प्रेस्टीज है ना, एक इज्जत बनती है उससे। तो लोग ऐसे सिचुएशन में महंगा भी होगा तो और ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं उसको। क्लासिक एग्जांपल गोल्ड एंड डायमंड।
महंगा होता है बट फिर भी लोग क्या करते हैं, और खरीदेंगे। किसी के पास देखा तुम लोगों ने, सोने का हार पहना, उसने इतना महंगा हार पहना था, जितना महंगा होगा उतना ज्यादा अगर उसने खरीदा है तो उतनी ज्यादा उसकी इज्जत हो जाती है ना। इतना महंगा सोना चल रहा है फिर भी उसने, अभी गाँव में देख लो तुम लोग, तुम लोग फैमिली में देख लेना, शादी होती है तो शादी में 5-10 आइटम देते हैं ना वो लोग सोने की। अगर किसी ने सोने का 5 चीज दिया और वो नॉर्मल साइज का दिया है तो ठीक है, अगर वहीं पे कोई और शादी है और उसने और नॉर्मल की जगह बड़े बड़े साइज का दिया है और इतना हाई फाई दिया लोग ने, रिजल्ट, तो जितना ज्यादा देगा उतना ज्यादा उसको इज्जत मिलती है। तो क्योंकि उसको सिंबलाइज कर दिया उनके इज्जत से, प्राइड से, कि जितना ज्यादा सोना देगा, जितना ज्यादा एक्सपेंस देगा वो, जितना ज्यादा वो महंगी चीज बाय कर सकता है, उसको उतना ज्यादा इज्जत मिलता है। Expensive goods like diamond, gold, etc. are status symbols. So rich people buy more of it even when their prices are high. Next is speculation. Speculation का मतलब क्या होता है? जो अंदाजा लगाते हैं, शक करते हैं ना लोग, उसको स्पेकुलेशन बोलते हैं। अच्छा ऐसा ऐसा हो सकता है उसको। तो स्पेकुलेशन के केस में क्या होता है कि अगर हमें लगेगा कि कोई चीज का प्राइस बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, तो हम लोग पहले ही खरीद लेते हैं ना उसको, और आगे और बढ़ने वाला है, ठीक है, 100 रुपए की चीज थी वो 110 की हो गई, तो 110 की हो गई तो लोगों को क्या करना चाहिए, खरीदना कम कर देना चाहिए, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन उनको अंदाजा लग रहा है, स्पेकुलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अरे अभी 110 हुआ, अभी 120, 130, 140, 150 भी जाएगा, तो अभी खरीद तो फायदे में हो ना। तो 110 पे भी और खरीदेंगे, 120 पे भी और खरीदेंगे, फिर 130 पे भी और खरीद लेंगे, क्योंकि आगे और महंगा होने वाला है, isn't it? तो महंगा होने पे रुक रहे हैं क्या लोग? नहीं, महंगा होने पे और ज्यादा खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पेकुलेट कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में और बढ़ सकता है, और बढ़ेगा, और महंगा होगा, isn't it? Demand does not hold true when people expect price to rise still further. In this case, although the price have risen today, कंज्यूमर विल डिमांड मोर इन एंटिसिपेशन फॉर फर्दर राइज इन प्राइस। तो आज प्राइस बढ़ गया बट फर्दर राइज होने वाला है बोल के वो लोग और डिमांड करेंगे उस चीज की, ये नहीं अभी ले लो। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टेंड्स टू राइज बिफोर दिवाली, सो पीपल गो ऑन परचेसिंग मोर एट हाई प्राइस एज दे एंटिसिपेट दैट प्राइस में राइज ड्यूरिंग दिवाली। तो दिवाली के आसपास प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है शक्कर, तेल, इन सब का, बट आगे जाके और बढ़ने वाला है क्योंकि दिवाली के दिन तक बढ़ते रहता है, फिर दिवाली के बाद थोड़ा डाउन हो जाता है। इवन गणपति ये सब भी आता है ना, उस टाइम पे भी होता है, क्योंकि अपने यहाँ पे मुंबई में बहुत फेस्टिवल में वो लोग यूज करते हैं शुगर, स्वीटनेस और इन सब के लिए, उस टाइम पे बढ़ता है, उसके बाद वापस डाउन आ जाता है, ठीक है। तो उसके पहले जितना भी टाइम है उसमें हफ्ते 10 दिन तक बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ती है। कई जगह पे तो जानबूझ के लोग बढ़ा के लेते हैं कि कमाने का टाइम यही है। नेक्स्ट इज प्राइस इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? भ्रम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो थॉट ऐसे सही नहीं है बट हमको ऐसा लगता है कि सही है, उसको इल्यूजन बोलते हैं। अब प्राइस का इल्यूजन क्या है? महंगा है तो अच्छा ही होगा, है ना। ये एक इल्यूजन है लोगों को कि कोई महंगी चीज ले रहे हो तो अच्छी आएगी। वो कहावत सुनिए, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। लोगों को ऐसा लगता है कि जो महंगा लेगा वो अच्छा ही होगा, बस एक बार तुमको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा बट चीज अच्छी आ जाएगी। पर ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि तुम महंगी चीज बाय कर रहे हो तो अच्छी आएगी, isn't it? मैंने सस्ते से चीजें अच्छी देखी है ना। तुम चाहे ये सब देख लो, बड़े बड़े तुम लोग सीसीडी वीसीडी या स्टारबक्स इनमें जाओ, थूक बराबर टेस्ट नहीं आता उसके अंदर, तुम लोग से 500 रुपए ले लेते हैं। अपने एरिया का टपरी वाला उससे अच्छी चाय देता है 10-20 रुपए में, isn't it? तो ऐसा इल्यूजन है ना लेकिन लोगों को कि प्राइस ज्यादा होगा तो चीज अच्छी होगी। हाँ, एग्री कि वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट तुमको एसी में बैठने देता है, पूरा वो बना के देता है, ठीक है, बट उसका 20 रुपए का सीधा 500 थोड़ी हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के चक्कर में भी कई बार लोग महंगा होने पे खरीद लेते हैं। इग्नोरेंस का मतलब क्या है? पता ही नहीं है कि कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे सस्ता है बोल के हम लोग यहीं से खरीद लेते हैं। एक बहुत कमाल का इग्नोरेंस अपने लोगों में आ गया कि डीमार्ट में जाते हैं तो अच्छा ही उधर ही सस्ता मिलता है, डीमार्ट में सस्ता ही मिलता है। बट डीमार्ट में अगर तुम लोग ने ये देखा होगा ना, क्वालिटी ऑफ जो गुड्स है वो भी थोड़ा सा इंफीरियर होता है कंपेयर टू बाहर। तो वहां से अमूल का आइसक्रीम का जो आता है ना वो डब्बा, वो लो और बाहर से लो, अंदर वाले में थोड़ा क्वालिटी तुम लोग को मालूम पड़ेगा कि लो रहता है उसका, ठीक है। डीमार्ट के अंदर क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है थोड़ा इंफीरियर रहता है। अगर तुम लोग का 100% प्योरिटी देगा, 100 में से 70-80% तक तुम लोग को ठीक मिलेगा परसेंटेज वाइज, बाकी वो 20-30% का फर्क आता ही है उसके अंदर क्वालिटी का। तुम खाओ आइसक्रीम, तुमको फर्क पता चलेगा। तो इग्नोरेंस है, लोगों को क्या लगता है कि अरे डीमार्ट में तो अच्छा ही है, और कई बार पता ही नहीं होता कि बाहर डीमार्ट से सस्ता मिल रहा है,
वंस वी वेंट देयर, शुगर ले रहे थे, डीमार्ट में जो शुगर दे रहा था उससे 2 रुपए बाहर अपने एरिया वाला दे रहा है, बाहर आके देखा तो इग्नोरेंस था ना, हम लोगों को क्या लग रहा था डीमार्ट में ही सस्ता मिलता है, एक इल्यूजन बन गया हमारे दिमाग में, एक इग्नोरेंस हो गया है, हम लोग मान के ही चलते हैं कि बाहर का तो हम लोग इंक्वायरी नहीं कर रहे ना। तो ऐसे कई जगहों पे होता है, इवन जब तुम लोग कोई चीज ऑनलाइन बाय करते हो तो ऑनलाइन में तुमको लगता है कि ऑनलाइन में ही सस्ता है, बट क्या पता तुम एरिया की दुकान में जाके देखो उधर और सस्ता मिल जाए तुमको। तुम फोन टीवी ये सब बाय करते हो ना, एरिया की दुकान में जाके देखो, क्या पता सस्ता दे दे तुम लोग को, लेकिन लोग इंक्वायरी नहीं करते, बस ऑनलाइन देख लिया, मैंने फ्लिपकार्ट पे देख लिया, अमेजोन पे देख लिया, इस पे देख लिया, मीशो पे देख लिया, अली एक्सप्रेस पे देख लिया, इनमें से जो सस्ता मिल रहा है उधर ले लिया, बट क्या पता बाहर और ज्यादा सस्ता मिल रहा हो, तो जाना ही तो है दुकान पर, तो एक इग्नोरेंस भी है इसके। Sometimes due to ignorance, people buy more of a commodity at high price. This may happen when the consumer is ignorant about the price of that commodity at other places. So दूसरी जगह पे क्या प्राइस है वो पता नहीं, इसके लिए ज्यादा बाय कर लेते हैं यहाँ पे। Next is habitual goods. Habitual goods ऐसे हैं, बेसिकली वो तो आदत सी बन गई है अब कि मेरे को तो वो चाहिए, ठीक है, मेरे को तो वो आदत पड़ चुकी है। जैसे कॉफी फॉर एग्जांपल, कई लोग होता है सुबह मैं कॉफी नहीं पीता हूं ना तो मेरी आंख ही नहीं खुलती, सुबह मैं कॉफी नहीं पीता तो मेरे को है ना काम पे जाने का मन ही नहीं करता है, कॉफी महंगी हो गई है, नहीं नहीं यार मेरे को कॉफी के बिना नहीं चलता है, हैबिट हो गई है ना, कॉफी चाहिए ही चाहिए। नॉट जस्ट कॉफी, अ लॉट ऑफ थिंग्स। माय ओन सिस्टर जो है उसको चाय की आदत हो गई है, चाय नहीं पीती तो उसका सर दर्द नहीं जाता, सुबह उठ के दिन में 2 बार 3 बार तो चाय चाहिए उसको, तो हैबिचुअल गुड्स हो गया ना उसके लिए टी। जब तक वो टी कंज्यूम नहीं करेगी उसको आदत सी हो गई है कि बिना चाय के मेरा दिन नहीं जाता, ठीक है। तो हैबिचुअल गुड्स के केस में भी क्या होता है, लोगों को अगर महंगा भी पड़ेगा ना तो लोग खरीद लेंगे, हाँ ठीक है चल बाय तो कर लेते कोई बात नहीं, ठीक है। तो ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजम्पशन सर्टेन गुड्स लाइक टी परचेज इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी इवन एट हायर प्राइसेस, नॉट जस्ट टी, दारू हैबिचुअल गुड्स है ना, वो तो क्या कर सकते हैं, हैबिट है। जब तक दारू नहीं पीते तब तक फिर नींद नहीं आती कईयों को, है ना, दारू पीने के बाद ही नींद अच्छे से आती है, नींद की गोली होती है उसके अंदर। और भी कई चीजें हैं जहाँ एडिक्शन के लिए तो बेसिकली ऑलमोस्ट सब चीज में वैसा ही है कि तुम कितना भी प्राइस बढ़ा दो कुछ भी कर दो, डिमांड तो लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है, वो कभी डाउन नहीं जाता।